वो रिपोर्ट 1 महीने में दे या उसको 10 साल न दे। मुझे कई बार बड़ा अटपटा लगता है, मेरे पास भी फोन आते हैं कि जो इरशाद हुसैन की रिपोर्ट जल्दी डिक्लेयर की जाए, इसके लिए हाईकोर्ट में जा रहे हैं। इरशाद हुसैन की रिपोर्ट अगर आ भी जाए आपके फेवर में, आपकी उत्तराखंड सरकार नहीं देना चाहती तो मुझे बता दीजिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन आप ले लेंगे क्या? तो कई चीजें हमारी समझ में तो नहीं आती, आती है समझ में। अगर आप अवेयरनेस है, पब्लिक के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि हमें आंदोलन कैसे करना है, सामान्य वर्ग के व्यक्ति अगर जब भी SC/ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आना तो दूर की बात, जैसे उनको हवा लगती है, उनके बीवी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कैंडल लेके परेड ग्राउंड में आने को तैयार हो जाते हैं। आपके बीवी बच्चे बुजुर्ग कितने कैंडल लेके जो है यहाँ आने को तैयार है? आप विधानसभा को बाध्य कीजिए ना, आप अपने विधायकों को बाध्य कीजिए ना। अगर आप उत्तराखंड में अपना एक्ट नहीं बनवा सकते तो मुझे दूर दूर तक नहीं लगता कि प्रमोशन में रिजर्वेशन आप उत्तराखंड में लेने के लिए सक्षम है। आप रिट डालते रहिए, चंदा इकट्ठा कीजिए खूब। 1.5 लाख 1 लाख रुपए मेरे साथी ने 2.5 लाख रुपए एक मुश्त मात्र डाक पत्र छोटी सी जगह हमने दिया है और फिर दे रहे हैं और कई बार दे चुके हैं। लेकिन साथियों, मुझे नहीं पता कि भाई हमारे लीगल एडवाइजर कैसे हैं, किस दिशा में आंदोलन ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में कोर्ट केस ले जाना चाहते हैं। कुछ ऐसा शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हैं कि शॉर्ट में बिल्कुल प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल जाए। मिलने वाला नहीं है, आंदोलन करने पड़ेगा, जनता को अवेयर करना पड़ेगा। आपको अपनी विधानसभा में अपने सोच के व्यक्ति पहुंचाने पड़ेंगे, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या बसपा का हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको अपने प्रतिनिधियों को, अपने शुभचिंतकों को विधानसभा में जब तक नहीं भेजेंगे और आप सरकार को इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि भाई इनको जो है रिजर्वेशन देना जरूरी, जब तक आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते। इसका एक उदाहरण आपने SC/ST एक्ट का जब शिथिलता दी गई थी तो पूरी भारत सरकार को आपने हिलाया है, और वह किसी संगठन का आंदोलन नहीं था, वह पूरे SC/ST समाज की जनता की आवाज थी, जो पूरे भारत में एक ही आवाज पे एक दिन के आंदोलन पर SC/ST एक्ट को सुदृढ़ करना पड़ा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अन्य कई मौके मिलेंगे, मैं विस्तृत रूप से हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद राजवीर जी, आपने अपने विचार रखे। तो विचार साथियों समय का भी अभाव है, तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ अतिथि मूल निवासी कमल कुमार जी, महासचिव उत्तराखंड सचिवालय अनुसूचित जाति जनजाति कार्मिक उद्देश्य मानव संसाधन विकास कल्याण समिति की, वो आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इस संगोष्ठी में उपस्थित समस्त मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित समस्त माताएं और बहनें, और मुख्य रूप से इस संगोष्ठी का आयोजन करने वाला जो प्लेटफॉर्म है मक्कम, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्य रूप से भूपेंद्र जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये एक विशेष सम्मान दिया। शायद मैं आप बड़ा एक गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ कि इस छोटी सी मेरे काफ़ी सीनियर्स लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं जो लड़ाई अपने समाज की लड़ रहा हूँ उनसे कहीं ना कहीं मैं आयु में छोटा हूँ, लेकिन ये सम्मान अगर मैंने प्राप्त किया है तो ये भी बाबा साहब की देन है, जिसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सम्मान का जो पात्र है मैं पूर्ण रूप से बाबा साहब को समर्पित करता हूँ। साथियों, मैं चूंकि आपने जो एक इस संगोष्ठी का समय है वो 3 से 6 है, और हमें बोलने का जो समय दिया गया है वो आखिरी 45 मिनट है, और समय का भी अभाव है। और मैं भी इसी मत का व्यक्ति हूँ कि यदि हम जो हमारा पॉइंट है अगर उस पर केंद्रित बात करें तो उसका कुछ आउटपुट निकलता है, वरना इस संगोष्ठी का कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो मैं उसी बात पे अपने को फोकस करूँगा, और जो आपने विषय रखा है, यदि आप विषय पे गौर करें और उसके बाद भूपेंद्र जी ने जो पीछे 10 बिंदु दिए हैं इस पे गौर करें,
ये इतना गंभीर विषय है। यदि ये विषय इम्प्लीमेंट हो गया 100%, तो आपके पीछे के 10 बिंदु में से कम 7 बिंदु का कोई औचित्य नहीं है अगर आप पढ़ लें तो। जितनी भी बात आप कर रहे हैं वो बातें हैं जो एक एम्प्लॉयज से रिलेटेड होती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आपका जो एक रेगुलर रिक्रूटमेंट रहता है वो खत्म हो जाएगा, और रेगुलर रिक्रूटमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो इस 10 बिंदु में समाहित है। बहुत ध्यान से इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। अब मैं वैसे तो पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी तरीके से बातों को रखा है, जिसमें से हमारे एक वक्ता थे जिन्होंने 2 कालखंडों में इसको बहुत अच्छी तरीके से रख दिया है। मैं भी उन्हीं बातों पर फोकस करूंगा और उन्हीं बातों का जो मूल आधार है, इसका ओरिजिन वही है जो 1992 से उदारीकरण की जो नीति भारत सरकार ने अपनाई थी, जहां से प्राइवेटाइजेशन का इस जो बीज बोया गया, ये वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई। अब आपको पता है कि प्राइवेटाइजेशन बेसिकली, अगर इसकी हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी लें तो शायद मैक्सिमम लोग जानते होंगे, इसका इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का हिंदी है विनिवेश। विनिवेश का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, ये उदारीकरण में जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, बेसिकली सरकार ये चाहती थी कि जितनी भी सरकारी ऐसी संस्थाएं हैं जो घाटे में चल रही है उनको हम प्राइवेटाइज करें। दैट वाज वेरी लिमिटेड इंस्टीट्यूट, ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन इसके पीछे मूलभूत जो कॉन्सेप्ट था वो आप समझ गए होंगे, सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कुठाराघात करना। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या थे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पूर्व वक्ता ने समझाया। जो संविधान में हमें प्रदत्त कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 14 और 16। यदि ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रभावित होते हैं, और यही हमारा खतरा है, जिसके लिए हमने संगोष्ठी रखी है। यही चिंतन का विषय है। और ये समझिए आप, ये तो केवल एक एस्पेक्ट है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिनसे हम जूझ रहे हैं। स्पेशली प्रमोशन एंड रिजर्वेशन, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से माइन्यूटली हमने डीपली स्टडी किया है, लेकिन मैं उस पर भी फोकस नहीं करूंगा। और जो हमारे साथी थे उनकी बात को भी मैं इस मंच पे मैं चाहता तो जो उनकी जिज्ञासा है उसे पूर्ण कर सकता, लेकिन ये अभी उस चर्चा का विषय नहीं है। मैं बिल्कुल इस पे ही फोकस करूंगा। और इसका दंश मैंने झेला है। मैं वर्तमान में भले ही राज्य सेवा में हूँ, लेकिन मेरी पूर्व जो सेवा है ये मेरी तीसरी सेवा है। सबसे पहले मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहा हूँ, और उसके बाद मैं IDBI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत रहा हूँ। मैं इसलिए ये बताना चाहूँगा कि मेरी भी सेवा कहीं ना कहीं केंद्रीय सेवा से शुरू हुई है। और IDBI बैंक 1993 में एक NBFC कंपनी से बैंक की श्रेणी में आए अधिनियम के तहत, यानी उसे बैंक बनाया गया भारत सरकार ने। और उसका पहला बैच जो 2008 में, वही मैं बात बोल रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलके जो पहला उसमें कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया भारत सरकार की तरफ से, उसमें हम पहले बैच से चुने गए थे और हमारा सिलेक्शन हुआ था और मैंने वहाँ अपनी सेवाएं दी। और आपको अभी रिसेंटली पता होगा कि भारत सरकार ने IDBI का क्या किया है। IDBI आज प्राइवेटाइज हो गया है, LIC को बेच दिया गया है। अब आप समझिए। और एक प्राइवेटाइजेशन में एक कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करना चाहूंगा, जो 1992 में उदारीकरण और जो की कॉन्सेप्ट में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, उस डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में जो गवर्नमेंट का शेयर रहता था वो 51% रहता था, वो 49% तक अपना शेयर बेचती थी, यानी 100% कोई भी कंपनी प्राइवेटाइज नहीं होती थी। लेकिन अब उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब आप देखिए, गवर्नमेंट अपने 100% शेयर बेच देती है, यानी किसी भी PSU को, किसी भी अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को वो पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में दे देती है। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे जो साथी, मेरा तो एक संयोग अच्छा था कि मैं जिस फील्ड की तैयारी कर रहा था, मैं राजकीय सेवा में आया, लेकिन मेरे जो साथी आज भी वो कार्यरत है, वो आशंकित है अपने भविष्य को लेकर कि हम लोग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली सेलेक्ट होके गए थे, आज हम सब प्राइवेट एम्प्लॉय कहलाते हैं। हमारा भविष्य क्या होगा? और ये बिल्कुल जायज, उनकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल जायज है उनका ये होना। अब इसका एक चीज इसमें आपको समझनी पड़ेगी, जहां मैंने आपको बताया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि 14 और 16 का सीधे सीधे हमारे जो राइट्स हैं वो हमारे खत्म हो रहे हैं। दूसरा, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम
जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए हैं उसमें जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है, और उनमें जो कॉन्ट्रेक्चुअल लोग रख दिए गए हैं उनकी प्रॉब्लम है, जिसके विषय में आप चर्चा, ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। देखिए, सरकार की ये भी एक बड़ी गंभीर पॉलिसी, पहले तो ये सोचने वाली बात है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को क्यों रखते हैं। कभी आपने सोचा? इसका एक उदाहरण मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में दूंगा, जो बार बार हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि आउटसोर्स से रखे जा रहे हैं। वाई? आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हैं? परमानेंट एम्प्लॉय क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि कुछ पोस्टें, मैं जरूर मानता हूं कि गवर्नमेंट्स में कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं, आउटसोर्स होती हैं, बट वो स्पेसिफाई होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब ज्यादातर देखेंगे जो रेगुलर रिक्रूटेड पोस्टेड हैं उन पे भी आप आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी आप जिन पोस्टों पे आपका अधिकार था वो भी आउटसोर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल से भरी जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका मेन मकसद गवर्नमेंट का ये है कि जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को वो भर्ती करके 50,000 सैलरी देती है, वही काम वो एक 20,000 या 15,000 रुपए देके आउटसोर्स या कॉन्ट्रेक्चुअल व्यक्ति से कराती है। ये भी गवर्नमेंट की एक मंशा है सीधी सीधी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रभावित होते हैं। अब हमारी समस्या हम सब जानते हैं, लेकिन रेमेडीज क्या है, हम क्या कर सकते हैं? रेमेडीज में अधिकांश लोगों ने कहा एजुटेशन कीजिए। सबसे पहला पॉइंट आता है एजुटेशन कीजिए कि साहब ये हो रहा है तो हम एजुटेशन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, वही हमारे पास सबसे पहला रास्ता बचता है। दूसरा रास्ता जो आज तक हमने क्या हम एजुटेशन करके या हमने अपने प्रत्यावेदनों के माध्यम से अपनी बात को मनवा लिया है? आप कब से कर रहे हैं एजुटेशन? देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यू हैव एनी ऑप्शन? या हमारे पास एक ऑप्शन और है, हमारे पास अपनी वो एजेंसी है जिनका हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। आपके लिए नेशनल एससी कमीशन बनाए हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय बनाए हैं। क्या आपने कभी उस फोरम के माध्यम से अपनी बात रखी? नहीं रखी। आप लोगों के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा, शायद आप लोगों के संज्ञान में है या नहीं है। नेशनल एससी कमीशन ने जून 2021 में पूरे भारत में सारे चीफ सेक्रेटरीज को और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है। आप लोग के संज्ञान में यदि है या नहीं, लेकिन आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। उन्होंने ये पूरे चीफ सेक्रेटरीज को कहा है कि मेरे पास पिछले एक साल में पूरे भारत से हमारे एससी एसटी लोगों की कम से कम 6,000 या 8,000 समस्याएं आती हैं, और इससे ये स्पष्टता इंगित होता है कि हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि हर स्टेट में, हर डिपार्टमेंट में हमारे एससी एसटी एम्प्लॉयज के लिए एक रिड्रेसल कमेटी का गठन किया जाएगा, और उस कमेटी के पूरे गठन में कौन कौन लोग कंस्टिट्यूट होंगे वो भी स्पेसिफाई किया हुआ है। और इस जियो के आधार पे हमने इस लेटर के आधार पे हमने उत्तराखंड में हमारे वहाँ एक कॉमन लेटर सेक्रेटेरिएट से इशू हो चुका है, और हमने खुद अपनी सोसाइटी की तरफ से इस सारे डिपार्टमेंट में मैक्सिमम हमारी सभी डिपार्टमेंट्स में अपनी रिड्रेसल कमेटियां गठित हो चुकी है। तो जब आपके पास फॉरम है, प्लेटफॉर्म से शायद हमें ज्ञान नहीं है, उनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि नेशनल कमीशन के माध्यम से भी हम अपनी बात भारत सरकार पहुंचाए, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन वाला मुद्दा, सामाजिक न्याय मंत्रालय को अपनी बात पहुंचाए। तीसरी बात हमारे पास है हमारे एमपी एमएलए, पॉलिटिकल प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं अपने एमपीज को भी हमें कहीं ना कहीं अपने बात को बताना पड़ेगा। और लास्ट मुद्दा, जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है कोर्ट। हम लीगली जा सकते हैं, लीगली हमारे पास सेल बनाए, आप लीगली इस चीज को डिसाइड कीजिए। अगर हमारे पास ऑप्शन बचता है हम लीगली जाएं। तो ये इसकी रेमेडीज हैं जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही कारगर साबित होंगे यदि हम इस तरीके से इसमें काम करें। और इसमें आप लोगों के पास दूसरा, अब मैं आपको थोड़ा सा फोकस ये करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इससे अछूते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में यदि पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है तो मैं अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेटाइजेशन है। कैसा है मैं समझा देता हूं आपको। हमारे वहाँ 4th क्लास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 4th क्लास श्रेणी है, हमारे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने उसे डाइंग कैडर घोषित कर दिया है। डाइंग कैडर का तात्पर्य है कि यदि किसी वहाँ 100 पोस्ट 4th क्लास के हैं, कोई 4th क्लास का एक आदमी वहाँ से रिटायर होता है तो उसके साथ वो पद समाप्त हो गया। दैट मीन्स उस 4th क्लास पे अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल 14 साल का जो राइट है वो खत्म कर दिया गया है। अगर वहाँ नहीं होगा तो फिर कैसे आएगा? सीधे सीधे हमारे वहाँ वो पद को आउटसोर्स कर दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या
और आप जानते हैं उत्तराखंड में एक आउटसोर्स एजेंसी है उपनल, और उपनल से हमारे वहां 20,000 कर्मचारी नियुक्त हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप लोगों के संज्ञान में होगा, हमारी जो दूसरी हम लोग बार बार डर रहे हैं इस बात को लेके कि ठीक है अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट 14-16 का हमारे राइट नहीं मिल पाएंगे, वहाँ जो संविदा कर्मचारी नियुक्त होंगे या आउटसोर्स कर्मचारी नियुक्त होंगे, क्या हमें अपना जो हमारा प्रपोर्शन है उस रेशियो में हम लोगों के लोग आएंगे या नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। 2005 का भी एक जियो भारत सरकार का है डीओपीटी का, जो कहता है कि 45 दिन की कोई भी आउटसोर्स या संविदा कॉन्ट्रैक्चुअल पे आपका रिजर्वेशन लगेगा। वो भी लोगों के संज्ञान में नहीं है, अगर है तो शायद हम लोगों ने नहीं है आप लोगों के संज्ञान में, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, मेरे पास है, मैं भूपेंद्र जी को दूंगा। और स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारे वहाँ 2012 का क्लियर कट जियो है, क्योंकि हमारे वहाँ 2001 में सीधे 19%, 4% का रिजर्वेशन, 14% का रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए है, और उसी अनुपात में हमारे वहाँ भी स्पष्ट दिशा निर्देश है जो स्टेट गवर्नमेंट के 2012 के कि जो भी आउटसोर्स से संविदा नियुक्ति होगी उसमें आप जो रोस्टर है, रोस्टर के हिसाब से आपकी भर्तियां होंगी। सिर्फ समस्या ये है कि कई सारी चीजें ऑलरेडी हैं लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है, इसलिए भी हम थोड़ा सा उस चीज को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। इसलिए वर्कआउट करने की जरूरत है। आपके जो भी जियोज हैं उन चीजों को हमें देखना पड़ेगा विद्यमान है या नहीं है, और उसे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कराना पड़ेगा। और जहां तक प्रमोशन एंड रिजर्वेशन की लड़ाई है, ये मैं बहुत तहे दिल से मैं आज बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा पहला अनुभव है वामसेफ से। मैं प्रत्यक्ष रूप से इस फील्ड में मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और 2 साल से वामसेफ से संपर्क में हूँ। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, और इसलिए अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैंने जो सुना था कि वामसेफ में हमारे सभी SC ST और OBC के साथी रहते हैं, साथ मिलके काम करते हैं, मैंने उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है और वास्तव में इसे अप्रिशिएट करता हूँ। जो चीज़ हम अपने स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज़ को हम बिल्कुल हमारे वहाँ तो स्थिति ये है कि अगर हम SC ST की बात करते हैं, OBC तो अभी दूर दूर तक नहीं है, SC ST की बात करते हैं तो कोई भी अगर आप बैठक कंडक्ट करोगे तो ST का आदमी ही नहीं मिलता, मतलब वो परहेज करता है। हम नहीं समझ पाते कि क्यों करता है, लेकिन वो वहाँ परहेज करता है। ये हमारे आर्य जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, आर्य जी हमसे जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैंने शायद आप लोगों को जो मेन आपका विषय था उस पर अपने विचार रखे। आशा करता हूँ कि मैं उन्हीं पे केंद्रित रहा और आपका कुछ अपने सुझाव रख पाया हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार रखे। साथियों, आउटसोर्सिंग की बीमारी तो पूरे देश में धीरे धीरे फैली रही है। अगली घड़ी में मैं वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं माननीय RV राम जी। आप अधिवक्ता और सेवानिवृत्त आयुक्त निर्माणी भारत सरकार से हैं, आप आए और अपने इस विषय पर कम समय में अपने विचार रखें। साथियों, भाषण नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, पर्ची का इंतजार भी नहीं करूँगा। ऑलरेडी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी बात है, हो सकता है 2-4 मिनट में भी हो जाए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं। गौतम जी जानते हैं दिल्ली में हम लोग काफ़ी साथ में रहे, हमारी जो टीम थी, पासवान है, सुधीर राज है, आप सबको जानते हैं। Anyway, देखिए, हमारे जो साथी हैं आज, और आज ही नहीं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, करीब करीब जब मैं देहरादून में आया था 30 साल के बाद, 20 साल में मेरा वामसेफ का अनुभव था। साहब कांसीराम जी के साथ में मुझे बहुत मौका मिला सीखने का, और भी साथियों के साथ, इसमें बहुत सारे साथी हैं, बोरकर साहब हैं, मेश्राम साहब हैं, इतने साहब हैं आज हमारे। सब साथियों के साथ मुझे मौका मिला, सबको सुना, सबसे कुछ सीखा, और करीब करीब उसके बाद मैं देहरादून जो आया तो मुझे आज 20 साल के ऊपर करीब हो गया, रिटायर हो गया मैं 10-11 साल पहले, बहुत से लोग जानते होंगे।
अभी भी मैं उस काम में लगा हूं जिसकी जरूरत है। समस्या है परंपरा, नौकरी की समस्या नहीं है। अगर हम बाबा साहब का काम करना चाहते हैं, जय भीम बोलते हैं, नमो बुद्धाय बोलते हैं, तो भाई उनकी धरोहर है बुद्धा एंड हिज धम्मा और संविधान। आज तो बुरा हालत ये हो गई है कि संविधान के एंटी में हमारे लोग आ गए, विद्वान लोग। मुझे उनसे भी लड़ाई करनी पड़ती है, लड़ाई दस से डिबेट करना पड़ता है। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिनकी उम्र 80 साल की, 50 साल का अनुभव है। डॉक्टर, नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो अभी हमारे लिए समस्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो हम संविधान को लेकर चलना चाहते हैं, उसमें भी हमारा जो दुश्मन है हमारा ही भाई हो गया। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, सभी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है। और किसी को किंतु परंतु भी लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी संगठन आज लगे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में है, सब काम कर रहे हैं। मैं जब बात आती है तो एक चीज बोल देता हूँ। टॉल्स्टॉय की एक कोटेशन मुझे याद है, बार बार बोलता हूँ, द डिस्टेंस वी हैव गॉन इज लेस इंपॉर्टेंट देन द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग। कितना दूर दौड़ लिए हम, कितना चल रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस, हजारों की संख्या में आज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर डिस्टेंस का पता लगाओगे, नाप नहीं पाओगे, नरगारी कितना काम कर रहे हैं, बट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं प्रियम्बल की बात करता हूँ। संविधान का BS4 एक संगठन जो बनाया देहरादून में, जब बनाया था मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लग गया इसमें, यहाँ नहीं, ऑल ओवर इंडिया मैं जाता रहता हूँ, मीटिंग होती रहती है, कुछ वर्चुअल कुछ वैसे। मैं ये सारी बातें करता हूँ, मैं कोई पद नहीं लेता, ऑर्गेनाइजेशन बनाता नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन जितनी बन गई है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा होश में आ जाओ। हजारों ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अरे बाबा साहब की बात मानो ना, क्या लिखा है नीचे, एजुकेट एक डंडा ऐसे, एजिटेट दूसरा डंडा, बीच का डंडा मिसिंग, तीसरा डंडा मिसिंग है आपका, ऑर्गेनाइज। किसको बोला था बाबा साहब ने? ऑर्गेनाइजेशन कौन करेगा, ऑर्गेनाइज कौन होगा? हम और आप तो ऑर्गेनाइज हैं, वी आर लेमैन, कॉमन मैन, एक्टिविस्ट, जिनके ऊपर दारोमदार है। मैंने बहुत लोगों से बात की, पर्सनल, 1-to-1, डिफरेंट फोरम, सारे अपने अपने को जो अपने समझते, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, शायद बहुत से लोग जानते होंगे जो यहाँ देहरादून में है। बहुत डिंग नहीं मारूंगा मैं, आदत भी नहीं है, जो होता है उतना ही बोलता हूँ। एक मानने को तैयार नहीं है। एक सज्जन का मैं नाम लेता हूँ, मिस्टर BD बोरकर। आई सैल्यूट दैट मैन। वो आदमी ने माना, मन से माना और साथ दिया कि नहीं सिंह साहब अच्छा काम, वी हैव टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट। 1 महीने पहले फिर मैंने बात की, तो सालों की बात, 1 महीने पहले जब मैंने फिर बात में कॉन्टेक्ट करना छोड़ता नहीं मैं, इतने बड़े बड़े लोग उनसे, छोटे तो हम सब लोग हैं, लगे हैं, जैसे भी कहे वो तो कर रहे हैं, करना जरूरी भी है। उन्होंने ये कहा, मैं हार गया सिंह साहब, नहीं होगा, तुम्हें अब क्या करोगे, बैठ जाओ, ऐसे ही चले जाओ? नहीं, जो हमने पौधा लगाया हम उसी में काम करेंगे। ठीक है, अच्छी बात। बाबा साहब का प्रियम्बल संविधान में जो है, जस्टिस एक वर्ड है, एक लाइन है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बाबा साहब ने पॉलिटिकल क्षेत्र में जो काम किया था, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे गए, 1 वोट 1 वैल्यू मानते हैं हम, ठीक है, सेटिस्फाइड। उसका नतीजा सब जानते, मैं बोलूंगा नहीं, जानते इसीलिए नहीं बोलूंगा, अनजान होते तो बोलता। कैमुर वार्ड पे किसने बात की, ऊना पैक्ट पे किसने बात की, सेपरेट सेटलमेंट पे किसने बात की, जो हो रहा है। नवजीवन आंदोलन चलाया था 1942, बाबा साहब ने, क्यूबेक कनाडा में एक स्पीच थी, वो गए नहीं, लिख के भेजा था,
बहुत कुछ कह के गए हैं वो, कौन पढ़ेगा, समय लगता है, भाषण देने में बहुत अच्छा लगता है, हमारा फोटो भी आ जाता है और आप लोग खुश हो जाते हैं, तारीफ हो जाएगी। एनीवे, क्रिटिसाइज नहीं करना, होना भी चाहिए, मोटिवेशन भी जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिकली भी फेल है, और जो मेरे साथी बोलते हैं उनको जगाएंगे, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, मैं जाता हूँ, सब घर घर में जाके थाली बजाएंगे, हो जाओ। अरे वो सीधे बोलते हैं कि तुम्हारे वोट से नहीं आया। दिल्ली में आप जानते हैं गौतम जी, एमपी है हमारा, बीजेपी में था, कांग्रेस में आ गया, हमारे वोट से नहीं आया तो लोग है तो बोलता है, सही बोलता है बिल्कुल, आपका नुमाइंदा है ही। ये प्रॉब्लम है सोशल, उसकी एक पॉलिटिकल फील्डिंग मैंने बता दी। अब मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि समस्या बताऊंगा तो मुश्किल है, मेरा भी नाम उनमें लिख दोगे आप और पर्ची पकड़ा दोगे, इसलिए मैं जल्दी बात सॉल्यूशन मैं देख रहा हूँ कि प्रियम्बल के ऊपर जस्टिस ले लो, दैट इज द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन है, क्रक्स का मतलब सॉल्यूशन का क्रक्स है। 3 ब्रांच बना लो मेरे भाई, कौन, हमारा अपने जो छत्र बने हुए हैं, जिसमें बामन मेश्राम भी है, सब है, बामसेफ के लोग हैं, सोशली दे शुड यूनाइटेड, मेक वन अपेक्स बॉडी ऑल ओवर इंडिया, अपने अपने झंडे रखो, नेता बनो, आरएसएस की तरह काम करना सीख लो ना। आप सब ऐसे करके एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना लो देश पे, निराकरण सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। नहीं बनाओगे, जो लोग ना बोलते हैं तो ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ये मेरा बिलीफ है। आपका क्या है मैं नहीं कह सकता। इकोनॉमिक कंडीशन, तमाम नौकरियों की बात आ गई। बाबा साहब ने कहा है, मैं कश्मीर असेंबली डिबेट पढ़ा था, 979 कुछ पेज है, एग्जैक्टली मेरे पास देखे रखे बता नहीं सकता, अभी कोई तैयारी से भी नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला कि जो सरकारी नौकरी वाले को सहूलियत मिलती है, वो हमारे अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, खेती में जो काम कर रहा है, खेतिहर मजदूर, किसान मजदूर, उनको भी देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। ये संविधान का मूल मंत्र है, ये जस्टिस की बात, ये सोशियो इकोनॉमिक फील्ड है जिसकी तरफ हमारा आपका किसी का ध्यान नहीं है। काम बहुत है हमारा आपका, तो हम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट का यूनिट बना रहे हैं, लड़ रहे हैं, डेफिनेटली करना है, देश जो देश है आपका। लेकिन उनको पकड़ो, मैं उन सबको सुनाता हूँ, गाली नहीं देता, सुनाता हूँ। यू आर द वर्स्ट पर्सन, आप ही हैं इस देश को बिगाड़ने वाले, आप ही हैं बाबा साहब के काम को, कारवा को न ले जाने वाले। तो इतना ही कहूंगा मैं, बाम से सोशल फील्ड में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक अपेक्स बॉडी बना ले, इकोनॉमिक फील्ड में नेशनलाइजेशन ले लो। 91 के बाद सत्यानाश हो गया, अच्छे के लिए किया था, लेकिन मेंटेलिटी आप सबको मालूम है, मैं नहीं कहूंगा। इस देश में संविधान भी अच्छा था, बाबा साहब ने भी कहा, उसकी भी हालत खराब हो गई, देख रहे आप। नेशनलाइजेशन ले लो, एलपीजी बर्खास्त करो, डिस्कार्ड करो, डिसमिस करो, एक बॉडी होना चाहिए। तीनों जो हमारे यहाँ छत्र बने हैं, मैं उनको बोलता हूँ, आप लोगों से सिर्फ ये बोलता हूँ कि आप उनके द्वारा बांटे गए लोग हो, आप बांटे गए लोग उनकी सेवा कर रहे हो, बाबा साहब का कोई काम नहीं कर रहे। मेरा क्लियर बोलना है, बुरा माना तो आप मुझे गाली देना, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल फील्डिंग मैंने आपसे बात कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा टाइम ले लूंगा पर्ची में दी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पर्ची देने की भी एक मजबूरी है, समय का अभाव है। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय इंदर सिंह जी, आप बीकेएस यूनियन के महासचिव आयुष निर्माणी देहरादून से हैं, आप आए और इस विषय पर अपने विचार रखें। माननीय इंदर सिंह जी। सबसे पहले बाबा साहब को शीश नमन करते हुए मंच पर आसीन हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, सभागार में उपस्थित हमारे सभी बुद्धिजीवी वर्ग, मेरी मातृशक्ति
साथियों, जो है कि जो राष्ट्रीय संस्थान है उन्हें निजी हाथों में सौंपना और संविदा जो प्राइवेटाइजेशन का जो कर्मचारियों का हाल है उसके विषय है जो यहाँ का। साथियों, मैं ऑनर्स फैक्ट्री देहरादून में कार्यरत हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 41 ऑनर्स फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जो 1 अक्टूबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि हम रक्षा क्षेत्र में 7 नई कंपनियां लेके आए। उन 41 फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में बांट दिया गया और देश को गुमराह किया गया कि हम रक्षा क्षेत्र में 7 कंपनियां और नहीं लेके आए ताकि हमारा रक्षा संस्थान मजबूत हो सके। लेकिन साथियों, रक्षा संस्थान को उसी दिन खतरे में डाल दिया गया था, क्योंकि निगमीकरण से प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से संस्थान बंद करने वाली स्थिति। साथियों, चाहे 65 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल युद्ध हो, सारे युद्ध में हमारी निर्माणियों ने हथियार सफाई करे। प्राइवेटाइजेशन का ये हाल था, जब कारगिल युद्ध चल रहा था, जो ऑर्डर प्राइवेट कंपनियों को दिए गए थे, वो युद्ध समाप्ति के 6 महीने बाद उन्होंने वो युद्ध के जो हथियार सरकार को सौंपे। आज भी वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि पहले हमारे कर्मचारी अपने ओटी भत्ते के लिए या पीसवर्क के लिए लड़ा करते थे। आज ये नौबत आ गई है, अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। साथ ही मुझे 20 साल हो गए ट्रेड यूनियन करते हुए। पहले ट्रेड यूनियन से सरकार इस तरह कांपा करती थी कि हमने हड़ताल का नाम भी ले दिया करते थे तो हमारी डिमांडें मान ली जाती थी। आज सरकार जितने फेडरेशन, जितनी यूनियन है, सबको खत्म करने पे आमादा है। जो हमारे श्रमिक के अधिकार हैं उनको भी सीमित कर दिया गया है और हमारे संविदा कर्मी या ठेकेदार के जो मजदूर हैं, साथ ही ये हाल है कि ठेकेदार 0% पे ठेका ले लेता है और जो अपनी कमीशन के तौर पे उन मजदूरों को सीधे शब्दों में बोल देता है कि तुम 2-2 हज़ार रुपये दोगे मुझे तो मैं तुम्हें काम पे रखूंगा, नहीं तो मैं अपने आदमी ले आऊंगा। उनकी 2-2 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। मैं ईपीएफ से उत्तराखंड का प्रतिनिधि करता हूँ। ये हमने यहाँ के जो हमारे श्रम सचिव है यादव जी, हमने उन्हें भी बोला कि सर, ये जो सैलरी संविदा कर्मी है, ठेकेदार के मजदूर हैं, इनके भी बच्चे हैं, इन्हें भी पढ़ाना है, अपने घर में राशन भरना है, 2-2 महीने सैलरी नहीं मिलती, इनकी एक डेट निश्चित होनी चाहिए और जो ठेकेदार इनसे पैसे लेता है उस पर रोक लगनी चाहिए। मैंने उन मजदूर भाइयों से भी बात करी। मैंने उन मजदूर भाइयों को भी बोला, आप सब लोग एक एप्लीकेशन बना के अपनी समस्या दीजिए, क्योंकि जब समस्या रिटर्न में आती है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। फरवरी कोई भी कुछ बोलता रहे, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। तो साथियों, अभी भी मैं देख रहा हूं कि 2-2 महीने उन मजदूरों को सैलरी नहीं मिला करती। आज की तारीख में जो भी संस्थान प्राइवेटाइजेशन की तरफ करे हैं वो सब बहुत ही बुरे हाल में हैं। उनके कर्मचारियों के अंदर त्राहिमाम है। हमें अपनी जो अधिकार की लड़ाई हमें पहले